मेरी प्रदेश में काम करने वाले मेरे दो बहुत ही मजबूत बाजू जनाब राजीव रियाज साहब और जनाब राजकुमार ढिलोर साहब और मेरे संगठन मंत्री जनाब अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी साहब, मेरे बचपन के दोस्त और बहुत ही काबिल शख्स डॉक्टर नवीद इकबाल नकवी साहब, हकीम उस्मानी साहब, आज इस महफिल की को सजाने के वाले या इस इलाके की कद्दावर शख्सियत राम बरन साहब, उनकी खुद बहू गीता देवी साहिबा, मंडली विधानसभा के अध्यक्ष अब्बास मलिक साहब, एक बहुत ही नौजवान और पुरजोश शख्सियत जुल्फिकार साहब, और मेरी माताओं बहनों आदाब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी मजलिस के इतने छोटे से प्रोग्राम में इनकी दावत कबूल फरमाकर जो मजलिस को इज्जत अता की है या इस प्रोग्राम को जो अता की है, मैं उसके लिए पूरी प्रदेश टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बात बहुत लंबी नहीं करूंगा, मुख्तसरन रखूंगा अपनी बात, लेकिन फिर भी मैं आपके शुक्रगुजार कुछ ऐसी बात कराने चाहूंगा कि जो दिल्ली के सियासी हालात या दिल्ली का जो सियासी पस मंजर है या दिल्ली में जो गुजर रही है, उसको हम और आप इंडिविजुअल तो फील कर रहे हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर, सांगठनिक तौर पर उसका हम सामने नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब से दिल्ली में चुनाव शुरू हुए हैं, जब से दिल्ली की विधानसभा बनी है या विधानसभा बनने से पहले भी या हमेशा दिल्ली में, सुन लो आप, जब वक्त आए तब ताली बजाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं कुछ बात आपको सीरियस करने वाला हूं कि जब से दिल्ली की सियासी सफर शुरू हुआ है, तब से आज तक इस पूरी दिल्ली में मनवादियों का कब्जा है। और मनवादियों का कब्जा ऐसे मैं आपको साबित कर दूं कि चाहे कांग्रेस ने इसको सबसे ज्यादा यहाँ की हुकूमत चलाई, उसमें शीला दीक्षित हो या शीला दीक्षित के साथ पूरा मंत्रालय हो, वो सब मनवादी था। उसके बाद कुछ हिस्से तक भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, तो भारतीय जनता पार्टी में भी संवर वर्ग के लोग इसको लीड कर रहे थे। उसके बाद एक हजरत आए जो बिल्कुल एक ऐसे बहरूपिया से तरीके से आए कि जिन्होंने अपने निशान को झाड़ू बनाया, जिन्होंने अपने हालात तो ऐसे सादा कपड़ों में दिखाए, लेकिन अंदर से तो वो जनसन से भी ज्यादा जहरीले निकले। मेरी मुराद है केजरीवाल से, उन्होंने भी, वो भी खुद सवर्ण से है और उनको मुख्यमंत्री भी सवर्ण जात से है, और उन्होंने भी वही नीतियां अपनाई, वही प्रोग्राम चलाए, वही पॉलिसीज चलाई जो पहले कांग्रेस की थी या भाजपा की थी। सिर्फ चेहरा बदल गया, ऊपर के डिब्बे का रंग बदल गया, अंदर का हाल वही रहा। लेकिन इसमें अगर कोई सबसे ज्यादा बेवकूफ बना, जो पहले कांग्रेस बनाती थी, जो कांग्रेस की जान थे, वो सिर्फ दो ही तबके थे, एक दलित और दूसरा मुसलमान। इन दोनों को उन्होंने, दलितों को भी दबा कुचला के रखा था और मुसलमानों को भी दबा कुचला के और बहला के और फुसला के और डरा के रखा। तो ये बात मैं बता दूं, इसी फार्मूले पर अरविंद केजरीवाल समझ गए कि यही फार्मूला काम का है दिल्ली में। तो उन्होंने भी अपने जादुई पिटारे से क्या बात निकाली कि पहले तो झाड़ू का निशान बनाया और उसके बाद उन्होंने भी मुस्लिम बस्तियों में और दलित बस्तियों में जाके ये कहा कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हें फायदा पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसी दिल्ली दूंगा जो पेरिस जैसी होगी, मैं तुम्हारे इलाके को अच्छा कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या? उनको भी आज 8 साल हो गए हुकूमत करते हुए। सच्चाई ये है कि इस दिल्ली की बदकिस्मती देखिए, अगर इस दिल्ली में पॉश एरिया में चले जाएंगे तो ना वहां मुस्लिम मिलेगा ना दलित मिलेगा। इस दिल्ली की अनथराइज इलाकों में चले जाएंगे, नालों के किनारे बस्तियों में चले जाएंगे, कूड़े के ढेर के किनारों में बस्तियों में चले जाएंगे, या और जो अनथराइज एरिया में चले जाएंगे तो वहां दो ही तबके सबसे ज्यादा मिलेंगे, उसमें ये हुए दलित और मुसलमान। ये काम अभी एक दिन में नहीं हुआ है, ये काम पिछले जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ या दिल्ली तरक्की होना शुरू हुई, ये तब से धीरे धीरे खिसकाते इन
ऐसी जगह पहुंचा दिया गया, चूंकि ये दोनों कौमें पहले से गरीब थी, जब ये दिल्ली में आई तो झुग्गियों में रही, और जब झुग्गियां उठी तो वो जे कॉलोनी बन गई। तो चाहे झुग्गियां हो, चाहे जे कॉलोनी हो, चाहे अनथराइज एरिया हो, चाहे वो नाले और कूड़े के किनारे के एरियाज हो, उन सब में यही दो सत्ते पाए जाते हैं, यही दो वर्ग पाए जाते हैं। आ जाइए अरविंद केजरीवाल साहब पे, कि अरविंद केजरीवाल साहब के दो काम जिसमें वो अपनी बहुत पीठ थपथपाते हैं। एक में वो कहते हैं मैंने शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया दिल्ली का। हाँ, जरूर कर दिया आपने शिक्षा का स्तर ऊंचा, हम भी कहते हैं, लेकिन वो पॉश इलाकों में जो स्कूल है उनका किया, जिन अनथराइज्ड इलाकों में जे कॉलोनीज में स्कूल ही नहीं है, तो वहां आप अच्छा क्या करते? उनके एरिया में प्राइमरी स्कूल नहीं है, उनके एरिया में मिडिल स्कूल नहीं है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, उनके एरिया में अस्पताल नहीं है, उनके एरिया में मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। क्योंकि आपने जितने भी अस्पताल बनाए थे, जो कांग्रेस ने बनाए थे, वो पॉश इलाके में बनाए थे, स्कूल बनाए थे वो पॉश इलाकों में बनाए थे। जहां पे ज्यादा कम एरिया में ज्यादा आबादी रहती है, यानी अनथराइज्ड एरिया में, वहां न सरकारी स्कूल है, न सरकारी अस्पताल है। तो आप बताइए, आपने उस इलाके की खिदमत कहाँ की? जब हमने उनको इसकी स्कीम दी, मैंने खुद उनको पर्सनल कैपेसिटी में उनको स्कीम दी, और मैंने कहा कि जिस तरीके से हैदराबाद में तेलंगाना हुकूमत ने मजलिस के साथ मिलकर वहां के अनथराइज्ड इलाकों में किराए की बिल्डिंग लेके स्कूल बनाए हैं, किराए की बिल्डिंग लेकर अस्पताल बनाए हैं, तो आप भी दिल्ली में ऐसा करिए। चूंकि दिल्ली की तकरीबन 40% आबादी अनथराइज्ड इलाकों में रहती है, और उन इलाकों में ज्यादातर में दलित और मुसलमान रहते हैं। अगर उन इलाकों में आप स्कूल और अस्पताल बना देंगे तो वो गरीब बच्चे पढ़ जाएंगे, उनके बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे। क्योंकि दिल्ली में अगर कोई सबसे मुश्किल चीज है तो वो प्राइमरी एजुकेशन है। प्राइमरी एजुकेशन मिलना भी मुश्किल है, प्राइमरी एजुकेशन महंगी भी बहुत है। आप जो काम कर रहे हो वो मौजूदा स्कूल में कर रहे हो, मौजूदा स्कूल की कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, तो मौजूदा स्कूल के आसपास का एरिया तो सर्व हो जाता है, लेकिन वो तमाम एरिया चाहे स्कूल नहीं है, वहाँ आपकी सोसाइटी का इस स्कीम का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। दूसरा पॉइंट, जैसे अब उन्होंने इस बार जो 1 साल से लेकर आए कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या गरीब आदमी की, मजदूर की समस्या नशा है। हर सारी सरकारें पूरे हिंदुस्तान की सब सूबों की सरकारों में चले जाइए, सारी सरकारें नशा मुक्ति केंद्र चलाती हैं, नशे को कम करना चाहती हैं। अगर कोई लोग गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं या और किसी तरह का नशा करते हैं तो उसकी नशा मुक्ति केंद्र बनाती है, और ये पूरी इनकी कोशिश रहती है कि गरीब आदमी ज्यादा नशे में अपने आप को बर्बाद न करे। लेकिन इस जालिम सरकार ने क्या किया कि नशे की जो कम से कम उम्र थी सरकारी तौर पे, जो 25 साल की उम्र शराब पीने की, वो इसने घटा के उसको 21 साल कर दिया। जिन ठेकों की संख्या पूरी दिल्ली में 600 थी, इसने बढ़ा के उनको 900 कर दिया। जिन शराब के ठेकों को खुलने का टाइम सिर्फ 8 बजे था और ड्राई डेज भी थे, इसने ड्राई डेज भी कम कर दिए और खुलने का समय भी बढ़ा दिया, और यहाँ तक कि इसने शराब की होम डिलीवरी तक करा दी। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी सरकार है जो शराब को बढ़ावा देगी? शराब के बारे में मैं आपको इतना बता दूं, हो सकता है कि आप लोगों में से भी शराब का सेवन करते हो, लेकिन जो शराब के बारे में ये जो जितनी स्टडीज है वो ये बताती है कि गरीब आदमी एक तो कमाता कम है, दूसरा नशे की लत में वो अपनी सारी कमाई शराब में बहा देता है। उसके घर में बच्चे भूखे रहते हैं, और जब वो घर में जाता है क्योंकि उनको खाने को नहीं होता तो घर जाके वो लड़ाई करता है, यानी उसके बच्चे भी परेशान, वो खुद भी परेशान, और चूंकि शराब पीने से अपनी सेहत खराब कर लेता है और बहुत ही जल्दी वो इस दुनिया से भी रुखसत हो जाता है, अपने बच्चों को भी यतीम कर देता है। तो ये एक ऐसा जुल्म सरकार के थ्रू हुआ है, इसको बात समझिए। उसने आपको लॉलीपॉप के तौर पे 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी, सिर्फ डीटीसी में औरतों को फ्री चलने दिया, वो भी उसका नहीं है, वो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, दिल्ली वासियों का पैसा है। लेकिन उसने दूसरी तरफ से शराब माफिया के थ्रू आपने लूट लिया, उन गरीब आदमी बर्बाद होने लगे। आप देखते रहना। मेरी अपनी बहनों से और माओं से ये मुद्दवाना दरखास्त है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इस बात को घर जाकर सोचना कि ऐसी कौन सी सरकार होगी जो नशा को बढ़ावा देगी। अरे तुम्हें अगर आमदनी नहीं है सरकार की तो कोई और तरीका अपना लो, तुम किसी और चीज पर टैक्स लगा दो, लग्जरी गाड़ी पर टैक्स लगा दो, तुम कुछ और कोठियों पर टैक्स लगा दो, कोठियों की कारों की पार्किंग पर टैक्स लगा दो। तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है कि शराब के ठेकों को, शराब को बढ़ावा देने की? आखिरकार शराब जैसी पाप की जंगली चीज से गरीब आदमी मरता है। मैं चूंकि
शराब का सेवन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि जो भाई भी हमारी शराब का सेवन करते हैं वो शराब के सेवन तो रुक नहीं पाते, और सबसे ज्यादा जुल्म को अपनी बहन बेटियों या बच्चों पे या अपनी फैमिली पे करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये दो बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको ये आइडिया लग जाए कि ये सरकार गरीब विरोधी है। अरविंद केजरीवाल गरीब विरोधी है, अरविंद केजरीवाल दलित और मुस्लिम विरोधी है, अरविंद केजरीवाल राज्यों में रहने वाले लोगों का विरोधी है। इसके साथ अब आ जाइए कांग्रेस पे। कांग्रेस ने आकर ये आज हमारा हाल किया है। कांग्रेस की नीतियों का नतीजा है कि आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं और हमारी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। कोई बात नहीं, अगर माइक नहीं बोलता मैं बिना माइक नहीं बोल, बिना माइक नहीं चल रहा। कांग्रेस की बदौलत, उसी की बदनीयती, उसकी जो करप्शन की लिमिट है, उसकी बदौलत आज दिल्ली परेशान है। दिल्ली में एक पूरी अव्यवस्था है, एक बहुत बड़ा एरिया नतराइज है, जबकि कांग्रेस चाहती तो उसको नतराइज कर देती, यहाँ की शहरियों को भी उसकी इज्जत मिल जाती, लेकिन उसने नहीं किया और उसी की सजा वो भुगत रही है। आज उसके पास एक एमएलए नसीब नहीं है, 3 बार से कांग्रेस को एक भी एमएलए नसीब नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यही रवैया बीजेपी का है आपके साथ। बीजेपी भी इसी तरीके से पेश आती है। अब सवाल ये है कि आखिर इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, वो कौन सी तरकीब जो आपको इस हाल से निकालेगी। तो इसकी तरकीब हमने ये निकाली है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये नारा है कि आपकी बारी हिस्सेदारी, आपकी बारी हिस्सेदारी। कैसे मिलेगी? ये दो तबके मिलके, मुसलमान और दलित मिलके, खासतौर से ईडीएमसी में 50% बैठते हैं, इनकी आबादी 50% है। अगर आप दो तबके ही जागरूक हो गए और अपने आप को मुत्तहद कर लिया, सियासी तौर पर मुत्तहद कर लिया, तो यकीन मानो आपको आपके फैसले खुद करने को मिलेंगे। अपने व्यवस्था, अपने डेवलपमेंट, अपने मुकद्दर के फैसले आप करोगे, इन मनवाजियों के सहारे नहीं रहोगे। और खासतौर से मेरे मुसलमानों से दरख्वास्त है कि आप लोगों को तो नींद नहीं आनी चाहिए। आप लोगों के सामने जो तलवार लटकी है, जिस तरीके से आपको टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से आपको आइसोलेट करके कोने में पहुंचा दिया गया है, आपका आज कोई पूछने वाला नहीं है। खासतौर से जिनको आप अब तक वोट करते आए, वो आपका नाम अपनी जुबान पे लाना नहीं चाहते। कांग्रेस आपका नाम जुबान पे नहीं लेना चाहती, और जिसे सबसे ज्यादा वोट दिया आपने अरविंद केजरीवाल को, उस शख्स के जुबान पे नाम आए हुए, उस सच्ची जुबान पे मुसलमान नाम आए हुए 5 साल हो चुके हैं। और उसने ये बात कही भी है कि ये वोट हमें किसी काम डेवलपमेंट में नहीं देती, ये वोट तो सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पे देती है। तो मुसलमानों, मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम जाग जाओ और अपने हैसियत को पहचानो, अपनी वोट की ताकत को पहचानो और इस ट्रैप से निकलो कि हमें बीजेपी को हराना है। आज से ये फैसला करो कि अब आपको खुद जीतना, आज से आप लोग ये फैसला करो आपको खुद जीतना है। तो जाहिर बात है, अगर आपको जीतना है तो आपको अपने जैसे कमजोर वर्ग को गले से लगाना होगा, आपको अपने जैसे साथी को उसका साथ देना होगा। और जिस तरीके से ये कोटली घरोली जैसी सीट, ये जो जिसमें हमारी क्या नाम है कॉलोनी का, मुल्ला कॉलोनी जैसी एक सॉलिड आबादी आप लोगों की है, और ये इत्तेफाक से ये सीट एससी वुमेन हो गई है। अगर एससी वुमेन में हमारी गीता देवी को एक चांस मिलता है, क्योंकि गीता देवी ने अभी सिर्फ अप्लाई किया है, अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ, चाहे गीता देवी हो, चाहे सीता देवी हो, चाहे गुलाबो देवी हो, आपको अपने मजलिस और पतंग के निशान पे मोहर लगाना है। अगर आप लोग देखिए, ये बहुत संजीदा बात है, सीरियस बात है, और ये हम हर गली गली कुछ घूम कर ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त की नजाकत को समझिए। आपको सियासी तौर पर मुत्तहद होना है। सियासी तौर पर मुत्तहद होने का मतलब ये है कि सियासत को आपने सियासत से ऊपर उठकर मजहबी फरीजे की तरह करना है। जिस तरीके से आप नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, हज करते हो, ज़कात देते हो, इसी तरीके से इस हिंदुस्तानी सियासी निजाम में अपनी सियासत करना सीखो, अपने आप को सियासी मुत्तहद करो। और आज एक मर्द मोमिन, एक मर्द मुजाहिद हैदराबाद से निकलकर पूरे हिंदुस्तान की गलियों गलियों में घूम कर एक पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों, तुम्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, संविधान अभी बाकी है, संविधान तुम्हें इस बात की इजाजत देता है, इस बात का अधिकार देता है कि इस पूरे चुनावी पर्व में अपना हिस्सा लो, अपनी हिस्सेदारी मांगो
और जहां जैसा मौका हो वैसा फैसला करो। जैसे मिसाल के तौर पे घड़ोली की सीट रिजर्व हो गई तो आओ अपनी बहन को आगे बढ़ाओ और इसे अपने से ज्यादा ताकत से ये सबकी अशद जरूरत है। आप मेरी बात को जज्बात में मत लेना, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ आपसे कि दिमागों में से ये बात निकाल दो कि बीजेपी को हराना है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए हमें खुद को जीतना है। आखिर हमारी नस्लों की बात तो कौन आएगा जो फार्मूला लेकर आएगा कि हमारी नस्लें कैसे हो। तो हमारी ईडीएमसी में पूरी कोशिश ये है कि इस बार एमआईएम का कैंडिडेट मुस्लिम और दलित बहुल इलाकों में अब भारी मातों से जीते और इस ईडीएमसी में मेयर हमारा हो। और मेयर बनने में भी हम आपको बता दें कि अगर बराबर भी सीटें आती हैं हिंदू और दलित और मुसलमानों की तो हमारी पूरी कोशिश होगी अगर आधी भी सीटें दलितों की आए तो दलित मेयर बने और हम इंशाल्लाह उनका सपोर्ट करें। ये जज्बा जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा कि आप अपनी पार्टी को अपने परचम को खून से सींचना सीख जाओगे। जिस तरीके से बहन मायावती या काशीराम मूवमेंट को उत्तर प्रदेश में उनकी जाटव कम्युनिटी ने उसे नवाजा और उन्हें 3 मरतबा मुख्यमंत्री बनाया, तो आप समझ लेना दिल्ली का वो दिन दूर नहीं है जब आप ही मुख्यमंत्री तय करोगे दिल्ली का और आप ही मेयर तय करोगे। दोस्तों बुजुर्गों, ये तादाद कम नहीं है, ये इतनी तादाद है। किसी क्रांति के लिए, किसी आंदोलन के लिए, किसी बदलाव के लिए ये तादाद काफी है। अगर आप लोग ईमानदारी से अपनी नस्लों की फिक्रमंद हो, आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हो, आप चाहते हो कि संविधान बचा रहे, जिसे मेरे कई वक्ताओं ने ये बात कही थी कि संविधान बदलने की पूरी तैयारी है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी मुशक्कत, कितनी लड़ने के बाद, जद्दोजहद के बाद उस संविधान को बनाया था, जिसमें आखिरी कमजोर से कमजोर आदमी को भी प्रधानमंत्री बनने तक का हक है, चुनाव लड़ने तक का हक है, वोट देने का हक है, वोट लेने का हक है। वो हक भी छीनने की पूरी तैयारी हो रही है। अभी मैं उत्तर प्रदेश में घूम कर आया हूँ। उत्तर प्रदेश में मुझे ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पूरे बूथ उड़ा दिए, खास तौर से मुस्लिम जो बूथ थे पूरे मुरादाबाद में उड़ा दिए गए, अलीगढ़ में उड़ा दिए गए, दलित बूथ थे वहां पे उड़ा दिए गए। तो बेईमानी का एक लेवल नहीं है। आप सोचो कि ईवीएम में गलती होती है या ईवीएम में बेईमानी होती है, बेईमानी प्रशासन कराता है, बेईमानी वोटर लिस्ट में होती है, बेईमानी फिर पुलिस कराती है और फिर बेईमानी उसके बाद गिनती में होती है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हर तरीके से चौकन्ना रहने की जरूरत है। और अभी चूंकि ये चुनाव छोटा है, अभी एमसीडी का चुनाव है, इस पे प्रयोग करके देखिए। और खासतौर से मेरे मुस्लिम भाइयों, आपसे ही दरखास्त है, मुस्लिम बहनों आपसे मेरी दरखास्त है कि आप लोग अपने दलित भाइयों को और बहनों को गले लगाइए, अपने हर मामले में इनको आगे रखिए। यहाँ तक के अगर डीटीसी बस में सफर कर रहे हैं और आपको ये पता चल जाए कि ये दलित खड़ा हुआ है या दलित खड़ी हुई है तो अपनी सीट उसको दे लीजिए। जिस दिन आप ये दिल्ली में क्रांति कलीमुल हाफिज साहब जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। हाफिज साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी घड़ोली के बुजुर्गों से खास तौर से ये दरखास्त है कि आज के पैगाम को आप हमारे लिए, तो चूंकि हमारा फरीज़ा हम नहीं अदा करके जिम्मेदारी अब आपके हाथ में डाल दी। नौजवान तो खूब सुनते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पार्लियामेंटेरियन, जिसको सांसद रत्न के अवार्ड से नवाजा गया, जो हिंदुस्तान के संविधान की सबसे ज्यादा दुहाई देता है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर को गांधी से भी बड़ा नेता मानता है, ये उस नेता का पैगाम है। उस नेता ने ये कहा है मुझसे कि तुम जाओ करीमुल हफीज, दिल्ली की गली गली गांव गांव और पूछे पूछे जाओ और वहां जाके मेरे भाइयों को ये पैगाम दे दो कि उठ खड़े हो जाओ और अपने ऊपर एतमाद पैदा करो, अपनी जमात पर भरोसा रखो। और जमात के नुमाइंदा कोई भी हो, आप तो आंख मीच कर पतंग के वोट पर, पतंग के निशान पर वोट डालते जाओ।